आपको मिलेगी ही मिलेगी। जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट ज्यादा है। हर एक एग्जाम के कुछ टॉपिक बड़े फेवरेट होते हैं जो 12-12 घंटे पढ़ के वो हो गया परेशान, वो हो गया वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खेलना बंद करना है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते, पर मैं उस टास्क को सेकेंड डे पे मैनेज कर लूंगा। तो नोट सबके लिए अपने अकॉर्डिंग होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। आप अपनी लाइफ में मैजिक जरूर देखोगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशिता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW लिटिल चैम्प्स। तो बच्चे, आज हम स्ट्रैटेजी वाला में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एस एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम को हम एस कैसे कर सकते हैं या फिर हम उसमें सक्सेस कैसे पा सकते हैं। अब ये एग्जाम बेटा कोई भी हो सकता है, ये यूपीएससी का भी हो सकता है, ये सीडीएस भी हो सकता है, ये जेई भी हो सकता है, ये आपके क्लास 8th 9th 10th कोई सा भी एग्जाम हो सकता है। पर बेटा कोई भी एग्जाम को एस करने के लिए या उसमें सक्सेस पाने के लिए कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हर एक टॉपर, सो कॉल्ड जिसे हम टॉपर बोलते हैं, वो फॉलो करता ही करता है। तो बेटा आज हम ये जानेंगे कि ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी, फिर चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। एंड मार्क माय वर्ड्स, सक्सेस जरूर मिलेगी ही। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंटर है वो है कि नो योर एग्जाम या फिर नो योर बैटलफील्ड। अब इसका क्या मतलब है नो योर बैटलफील्ड। तो बेटा अगर हम किसी भी चीज के लिए जब हम फाइट करने चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम फाइट करने किससे वाले हैं या हम फेस करने किसको वाले हैं। तो बेटा इसीलिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर वो कोई सा भी एग्जाम हो, उसके प्रीवियस ईयर हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके पास्ट ईयर के पेपर्स होंगे, हमें उसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, हमें उसे देखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, नंबर 1 हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस डेप्थ में चीजों को कवर करना है। और तो और बच्चे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट कम है। किसी भी टॉपिक की इंपॉर्टेंस हमें कैसे पता चलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने पर। फिर चाहे आपके वो बोर्ड एग्जाम का हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हो, हर एक एग्जाम के कुछ टॉपिक बड़े फेवरेट होते हैं जो हर साल वो पूछते ही पूछते हैं। अब इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे कि जी ये टॉपिक तो इस एग्जाम का फेवरेट है, वो हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है और हमें इसे बहुत डिटेल में अच्छे से कवर करना है। ये टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है, इसे हम ऊपर से भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले नो योर बैटलफील्ड में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पेपर को देने वाले हो उसमें आपको जाना किस डेप्थ तक है और उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें पूछी जा रही है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। अब जब हमें ये पता चल गया, चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे क्या। अब हम हमारे सेकेंड स्टेप पे मूव करेंगे जो कि है बेटा कंसिस्टेंसी इज किंग। अब इसका क्या मतलब है, आपको यहाँ पे 2 लोग दिख रहे होंगे। एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा है, अभी अभी इसने पढ़ाई स्टार्ट की है और ये दिन में 3 से 4 घंटा लगभग पढ़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये टीवी भी देख रहा है, ये बढ़िया अपना घूमने फिरने भी जा रहा है और अपना जो इसका प्ले टाइम है वो भी इंजॉय कर रहा है। वही बेटा एक दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसने एक दिन, जिसके अंदर बहुत मोटिवेशन आया, जिसने सोचा कि बस मैं तो एग्जाम में आग लगा दूंगा और उसने 1 दिन 2 दिन 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली। पर थर्ड डे पे जाके क्या हुआ, 12 घंटे पढ़ के वो हो गया परेशान, वो हो गया बोर। अब उसे लगने लग गया कि भैया हमने 3-4 दिन तो बहुत कस के मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर ली, पर चौथे दिन उसको क्या फील होने लग गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन फील होने लग गया, क्योंकि अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पर बेटा वहीं पे जो फर्स्ट वाला बच्चा है, इसने 3-4 घंटे पढ़ के अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी और जब तक एग्जाम हुआ तब तक वो कंसिस्टेंटली पढ़ता गया। तो बेटा अब आपको खुद को पता लग ही गया होगा कि कौन सा सिनेरियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या कौन सा सिनेरियो हमारे को वर्क करवाना है। डेफिनेटली सबसे पहला वाला जो सिनेरियो है हमें उसी को वर्क करवाना है। तो आप जब भी अब पढ़ाई अपनी स्टार्ट करो
तो ये नहीं सोचना है कि आज तो बस हम आग लगा देंगे और आज हम 15 घंटे पढ़ डालेंगे, कि नहीं, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप बर्नआउट हो जाओगे। आपको स्लो स्लो स्टेप्स लेने हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। आपको स्टार्ट करना है पढ़ाई 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप जितना भी कर पाओ उसके अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे करके अपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। तो बेटा अगर आप कंसिस्टेंटली फाइट करते रहोगे तो आप एग्जाम जरूर क्लियर कर पाओगे। बस ये कंसिस्टेंसी इज किंग से वो रैबिट और टॉर्टोइज वाली रेस याद कर लेना कि रैबिट पहले बहुत तेज भागा, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और रेस्ट करने चला गया। वही टॉर्टोइज स्लो स्लो चलता 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 विनिंग पॉइंट तक पहुंच गया। तो विनिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं बेटा? आपको लेने हैं बेबी स्टेप्स, ठीक है? और ये बेबी स्टेप्स आपको कंसिस्टेंटली लेते रहने हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करती रहनी है। अब बेटा हमने ये तो बात कर ली कि कंसिस्टेंसी इज किंग। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट अब आती है हमारे लिए वो है बेटा डिसिप्लिन। हर चीज को करने के लिए आपको आपकी लाइफ में नियम और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी। अब डिसिप्लिन से क्या मतलब है? आप सब लोगों ने कुंग-फू पैंडा मूवी देखी होगी, उसमें मास्टर शिफू जो है वो कुंग-फू पैंडा को बोलते हैं कि इफ यू ओनली डू व्हाट यू कैन डू यू विल नेवर बी मोर देन यू आर। अब ये सुनने में ऐसा लग रहा है कोट, पर मैं आपको समझाती हूँ। इस कोट का ये मतलब है, अगर आप सेम चीज ही करते रहोगे रोजाना, यानी आपको अगर खेलना पसंद है और सिर्फ आप खेल ही रहे हो और आप दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कभी और कोई अच्छी चीज अपनी लाइफ में कर ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खेलना बंद करना है, पर आपको खेलने के साथ साथ अपने लाइफ में क्या लेकर आना है? डिसिप्लिन लेके आना है। डिसिप्लिन से आपको क्या मेंटेन करना है बेटा? आपको 2 चीजें मेंटेन करनी है कि आपका एक है प्ले टाइम, जब आप खेलते हो, जब आप अपनी हॉबीज को परस्यू करते हो, जब आप एंटरटेनमेंट टीवी देखते हो, और बेटा एक टाइम आपका ऐसा है जिसमें आप क्या कर रहे हो? रिग्रेस वर्क कर रहे हो। यहाँ पे रिग्रेस वर्क का क्या मतलब है? ऐसा वर्क जो आपको इनिशियली पसंद नहीं है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको कंसिस्टेंटली आप करते रहोगे तो आपको वो चीज में इंटरेस्ट आएगा, वो है आपकी स्टडी। तो बेटा आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना है। अब ये सिर्फ सुनने में तो ऐसा लगता है अरे डिसिप्लिन तो हम ला देंगे, पर नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपको स्टार्ट कैसे करना है? आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि आपको आपका दिन का दिनचर्या जो है वो बांट देना है कि इस टाइम पे मैं पढ़ाई करूंगा, इस टाइम पे मैं टीवी देखूंगा और इस टाइम पे मैं खेला करूंगा, ठीक है? और ये टाइम जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि दिन का आपका कुछ पार्ट जो है वो पढ़ाई के लिए होना चाहिए, दिन का आपका कुछ पार्ट खेलने कूदने के लिए होना चाहिए, और कुछ पार्ट जो है आपका वो सोने के लिए होना चाहिए और अदर एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए, ठीक है? तो जब आपने ये कर लिया, आपने अपने दिन को डिवाइड कर लिया, आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला लिया, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। एंड मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी ट्रू एंड वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन जो है सुनने में बड़ा सिंपल और इजी वर्ड लग रहा है, पर जिनने भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन उतारा है उन्हें सक्सेस जरूर मिली है। अब हमने जब डिसिप्लिन की भी बात कर ली है तो अब हम नेक्स्ट पॉइंटर पे आएंगे जी। अब आपने अपनी लाइफ में पढ़ाई के लिए टाइम भी निकाल लिया, आप कंसिस्टेंटली पढ़ भी रहे हो, पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कितना है, हर दिन आपको कितनी पढ़ाई करनी है? तो बेटा वहीं पे रोल आ जाएगा आपका। एक अब्राहम लिंकन का कोट है कि वो कहते थे कि अगर मुझे कोई कहे कि 8 घंटे में मेरे को किसी वुड को कट करना है तो मैं 6 आवर्स से उसकी प्लानिंग करूंगा, और प्लानिंग करने के साथ साथ मैं अपनी जो अपनी एक्स है उसको शार्पन करूंगा, ठीक है? तो इसी में आपका एग्जाम का भी रोल आता है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर आपने पढ़ाई कर ली और आपका काम हो गया। नो, आपकी पूरे साल भर की प्लानिंग होगी, आपके साल भर का पूरा टास्क होगा जो आप कंप्लीट करते जाओगे, एंड फाइनली आप एग्जाम में एक्सेल करोगे, ठीक है? तो वहीं पे अब 2 चीज पता चलती है, एक होता है टाइम टेबल और एक होता है टास्क टेबल। तो बेटा वही जो टाइम टेबल है वो बोलता है कि 9 से 10 मैं ये काम करूंगा, 10 से 11 मैं खेलूंगा,
फिर 11 से 12 मैं खाना खाऊंगा, 12 से 1 मैं सोऊंगा, और फिर मैं 1 बजे के बाद जो भी 2 बजे मैं उठ के अपना ट्यूशन जाया करूंगा। पर बेटा कहीं बार क्या होता है, आप ऐसा समझो एक दिन आपको शादी में जाना पड़ गया, तो आपके टाइम टेबल की तो क्या हो गई, टाई फिश हो। तो बेटा इसीलिए हमें टाइम टेबल नहीं बनाना है कि इस घंटे से इस घंटे में ये करूंगा, इस घंटे से इस घंटे में ये करूंगा, नहीं। आपको किस पे फोकस करना है, आपको टास्क टेबल बनाना है। अब टास्क टेबल का क्या मतलब है, टास्क टेबल का मतलब है आपने कह दिया कि इस वीक में मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस वीक में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कह दिया कि आपका जो वीक 1 है इसमें आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब आपको ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो आपको ईच डे पे कुछ पेजेस करने पड़ेंगे। तो आपने ये टास्क डिसाइड कर लिया कि इस वीक का मेरा यही टास्क है कि मुझे 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब वो कैसे होगा वो मेरे ऊपर है, कभी कोई अर्जेंसी आ गई और मुझे कभी बाहर भी जाना पड़ गया, पर मैं उस टास्क को सेकेंड डे पे मैनेज कर लूंगा, दूसरे दिन पे मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के उस टास्क को कंप्लीट कर लूंगा। फिर कई बार ऐसा भी होगा मेरा टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मेरा टास्क 2 घंटे का टाइम दिया था मैंने, पर वो तो 1.5 घंटे में ही हो गया। तो 30 मिनट्स में बढ़िया है, घूमो फिरो, 30 मिनट्स आपके फ्री मिल गए, ठीक है। तो इसीलिए टास्क टेबल बनाना है आपको, टाइम टेबल नहीं बनाना है। ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अब हमने ये जान लिया कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टास्क टेबल बनाना है। अब उसके बाद आगे क्या करना है, उसके बाद आगे करना है, अरे अब सब चीज पढ़ते जा रहे हैं, हमने बहुत सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली, पर हमने नोट्स तो बनाए नहीं। तो हर बार अगर हमें एक किताब पढ़ने में पहली बार में 10 डेज लगे हैं तो दूसरी बार में भी 10 डेज ही लगेंगे, तीसरी बार में भी 10 डेज ही लगेंगे। तो हमने तो हमारा काम इजी किया ही नहीं। तो हमारे काम को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। पर नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट रीडिंग में ही हमने पूरी किताब छाप दी, मतलब पहले जो हमने पढ़ा वही की वही किताब हमने पूरी छाप दी। हमारी 300 पेजेस की बुक थी, हमने 600 पेजेस की बुक छाप दी, नहीं। हमें क्या करना है, आप जब एक किसी भी चैप्टर की 3rd रीडिंग ले लो, किन किन लोगों के लिए ये 2nd रीडिंग भी हो सकता है, 2nd या 3rd रीडिंग लेने के बाद आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लोगे। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबके लिए अलग अलग है, जो चीज आपको याद कम रहती है आप उसके नोट्स ज्यादा एम्फेसिस करके बनाओगे, जो चीज आपको याद रहती है आप उसके नोट्स पे इतना एम्फेसिस नहीं करोगे। तो नोट सबके लिए अपने अकॉर्डिंग होते हैं, अपने हिसाब से होते हैं। पर आपको नोट्स बनाना कब है बेटा, आपको नोट्स बनाना है 2nd रीडिंग में या फिर 3rd रीडिंग के बाद। तो इसके बाद क्या होगा, आपके ब्रेन को पता चल जाएगा ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज मुझे ज्यादा अच्छे से याद रह रही है, ये चीज मुझे कम अच्छे से याद रह रही है। अब आपने नोट्स भी बना लिया। अब नोट्स बनाने के 50 तरीके हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट है, पॉइंट्स है, पैराग्राफ्स है, जिसको जो मेथड सूट करे वो उस तरीके से अपने नोट्स को बना सकता है। नोट्स हमारे लिए होते हैं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं होते, ठीक है। और आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपको समझ में आए और 2nd पर्सन को समझ में भी ना आए, ठीक है। तो नोट्स बनाने का ये तरीका है, आपको 2nd और 3rd रीडिंग के बाद बनाना है। अब आपने एक बार नोट्स भी बना लिया, फिर आप क्या करोगे, अब बेटा आपने नोट्स भी बना लिया, आप पढ़ भी रहे हो, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो चीज पढ़ी है वो उसमें से आपको कितना अच्छे से याद है, क्या आप क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो। पढ़ना तो हो गया आपका पैसिव रीडिंग, पर जब आप टेस्ट दोगे वो हो जाएगा आपका एक्टिव रीडिंग, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि आपने जितना भी पढ़ा उससे आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यानी ऐसा नहीं कि सब रट के हम चले गए, एग्जाम की जो डिमांड है हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। इससे कैसे, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा बाय टेस्टिंग आवरसेल्फ। तो आपको समय समय पे खुद को टेस्ट करते रहना है। अब ये मैंने एक साइकिल बनाई है, इसको अच्छे से देखिएगा। जब आप टेस्ट करोगे उससे क्या होगा, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, जिसमें आपसे अगर 10 क्वेश्चंस पूछे हैं तो आप उसमें 7 हो गए, 8 आंसर्स बड़े आसानी से दे दोगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस होगी, जिसमें आपको आंसर्स निकालने में या फिर आंसर तक पहुंचने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी।
तो आपको टेस्ट देने से बेटा क्या पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और बेटा अगर जिस बच्चे को ये पता चल गया ना कि उसकी वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका काम वहीं इजी हो गया। अब उसे पता है कि जो उसके वीक पॉइंट्स है उसको उस पर फोकस ज्यादा करना है और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको भी साथ में लेकर चलना है। तो उसे अब ये पता चल जाएगा कि अगर दिन में उसके पास 4 घंटे हैं तो उसको 3 घंटा टाइम उस चीज के लिए देना है जिसमें वो वीक है और बचा हुआ 1 घंटा टाइम उसके लिए देना है जिसमें वो काफी कंफर्टेबल है, जो उसका स्ट्रेंथ है। तो बेटा ये स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आपको किससे पता चलेगा? टेस्ट देने से। तो रेगुलरली टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। आप जैसे ही टेस्ट दोगे वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, आप उस पे काम करते जाओगे और धीरे धीरे एक ऐसा मैजिक हो जाएगा कि वीकनेस और स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी और आप सारी ही चीज़ों को बड़ी कंफर्टेबली क्लियर कर लोगे। काफ़ी कंफर्टेबली क्लियर आउट आपकी वो चीज़ें हो जाएगी और आप बहुत अच्छा धीरे 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 करके स्कोर कर पाओगे। तो बेटा टेस्ट देते रहना है और टेस्ट देने के साथ साथ खुद को एनालाइज भी करते रहना है, खुद के वीक पॉइंट को और खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को। अब जब हमने टेस्ट भी दे दिया, हमने नोट्स भी बना लिए, हम बड़े कंसिस्टेंट भी है, हमने हमारी लाइफ में डिसिप्लिन भी ला लिया, अब बेटा जो आपके पास रामबाण है वो है रिविजन रिविजन रिविजन। मोर यू रिवाइज मोर यू रिवाइव। कई बार होता है ना एग्जाम में, यार ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो था पर इसका आंसर नहीं याद आ रहा, यार ये कहीं तो देखा था मैंने अपनी किताब में पर इसका आंसर क्या है वो समझ नहीं आ रहा, इसका आंसर ए या बी में से है। फिर हम क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, जय माता दी करके लगाते हैं। पर बेटा अगर आपने रिविजन कर रखा है, अगर आपने चीज़ों को रिवाइज कर रखा है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप क्वेश्चन देखोगे और आपको पता होगा कि इसका आंसर ये है और आप कॉन्फिडेंटली उसको टिक करके आओगे और हर एक क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कर डालोगे जो आप खुद भी सोचोगे कि मेरे अंदर तो किसी की आत्मा चली गई थी जिसने इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। तो बेटा इसीलिए रिविजन बहुत ज़रूरी है। ब्रूसली का एक कोट है, वो ये बोलते हैं कि मैं 10 चीज़ों को एक बार पढ़ने की बजाय एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ूंगा। तो बेटा आपको भी अपनी लाइफ में वही उतारना है, एक ही किताब को बार बार रिवाइज करते रहना है, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। आपने जो भी टेस्ट दिए हैं उनमें से अपने नोट्स बनाकर उनको भी रिवाइज करते रहना है। आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं उनका भी रिवीजन करते रहना है। तो यहाँ बेटा आपको रिवीजन अपने नोट्स का भी करना है, अपने टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस का भी करना है जो आपको टफ लगे थे, और आपने जो प्रीवियस ईयर जो पेपर देखे हैं और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं उनका भी रिवीजन करना है। आपने अगर ये कर लिया ना बेटा तो आपको कोई भी एग्जाम में सक्सेस जो है वो मिलेगी ही मिलेगी और आपको वो सक्सेस को ग्रैब करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बेटा एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि हार्डवर्क इज डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। किसी भी नई चीज को पढ़ना तो बहुत आसान है पर बेटा जो रियल हार्डवर्क है ना वो सेम ही चीजों को बार बार पढ़ते रहना है और जब तक पढ़ते रहना है जब तक हमारा एग्जाम में हमें सफलता नहीं मिल जाती। तो बेटा वो बोलते हैं ना कि हार्डवर्क करो हार्डवर्क करो, हार्डवर्क कुछ नहीं है, हार्डवर्क बस सेम ही चीजों को पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना है। तो हार्डवर्क करते रहो। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने डिस्कस करी, कंसिस्टेंसी हो, फिर चाहे डिसिप्लिन हो, फिर चाहे टास्क बनाना हो, फिर चाहे आपके टेस्ट पेपर देते रहना हो, नोट्स बनाते हुए रहना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना हो और रिवीजन करते रहना हो, अगर आपने ये सारी चीज़ कर ली तो बस आप अपनी लाइफ में मैजिक ज़रूर देखोगे एंड यू विल थैंक योरसेल्फ। ये अगर सारी चीज़ें कर ली तो आप आगे चल के जब भी आप लाइफ में बड़े होंगे आप ज़रूर खुद को थैंक करोगे। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहो, इसी तरीके से अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम जो है उसको एस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।